अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसके मुतालिक आप डेली बेसिस पे एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है। डेली बेसिस पे जो डेटा है जो कि NCOC से तमाम ही जगह पर शेयर किया जाता है वो यकीनन आप तक ऑलमोस्ट तमाम ही प्रोग्राम्स में पहुंच रहा है, चाहे वो मॉर्निंग के शोज हो, चाहे वो इवनिंग के शोज हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के शोज हो, चाहे वो डिफरेंट हो। सवाल यहाँ पर यह है कि वो डेटा तो आप तक पहुंचता है लेकिन आप उसको सीरियस नहीं लेते। आपको लगता है कि आप अगर इसका शिकार नहीं है तो आप इसका शिकार हो भी नहीं सकते, या अगर आपकी फैमिली में कोई इसका शिकार अब तक नहीं हुआ है, और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग इसको बहुत इजी ले रहे थे, जो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, आज वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी तेजी आई है। और आज की अगर मैं सिंपल बात करूं तो आज पिछले 5 माह में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, 3499, यानी तकरीबन 4000 के लगभग। 39 उसमें डेथ्स हुई हैं। जो इसका पॉजिटिविटी रेट है वो 8.16 को टच कर रहा है। अल्लाह ना करे ये बढ़े, लेकिन जिस तरह से हम बेहतियाती कर रहे हैं तो इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, अब बाकी आप समझदार हैं। इज्तिमात पे पाबंदी लगाने की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी, उस पर फैसला आ गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि अगर सोसाइटी यानी माशरा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो फिर हम क्यों इस पे मुदाखलत करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब अदालती हुक्म पर भी के अदालती अहकामात पर भी अमल नहीं हो रहा और तमाम के तमाम लोग सियासत में मशगूल हैं, तो ये बड़ा एक अलमिया है कि हमारे इदारे अब कुछ नहीं कर पा रहे और हुकूमत कह कह के थक चुकी है। दूसरी बात, 2-3 चीजें मुख्तसर सी करनी है। एक इत्तलात ये है कि बहुत जल्द ही मुल्क में वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन वो कब तक आएगी, वो कब तक आम आदमी को दस्तयाब होगी, कब तक हम इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वफाकी काबीना में फैसला भी हुआ है, हुकूमत ने $15 करोड़ के फंड्स भी मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन उस पर भी हम आगे चल के प्रोग्राम में पूछेंगे कि हकीकत क्या है, अखराजात कितने इसमें आते हैं, इससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, उसके बाद आपको प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा और उसके जो अखराजात हैं वो एक आम आदमी की पहुंच से कहीं दूर है। असल बात ये भी करनी है कि आपके साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, आप चले बेहतियाती कर रहे हैं, लेकिन उनको किस चीज की सजा मिल रही है। अब तक तकरीबन 100 के करीब लोग जिनका ताल्लुक इस मेडिकल फील्ड से है, 71 डॉक्टर्स, ये आप याद रखिए, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, 71 डॉक्टर, 26 पैरामेडिकल स्टाफ, एक उसमें मेडिकल की स्टूडेंट, 2 उसमें नर्सेज, ये अब तक ये शहीद हो चुके हैं। मैं इनको शहीद कहूंगी क्योंकि ये आपकी खिदमत करते हुए और आपको इस मर्ज से बचाते हुए शहीद हुए, और 10,314 लोग इससे मुतासिर हुए। तो ये है वो अलमिया, ये है वो खतरा जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं और फिर भी हम इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। जो सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो ऐसी शख्सियात हैं जिन पे हम खुलकर इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि मुझे पता है कि आपकी तबीयत बेहतर नहीं है, आप स्टेबल नहीं हैं, आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और आप खुद इस वक्त कोविड-19 का शिकार हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, जरा मैं अगर आपसे इस बात पे शुरू करना चाहूँ, पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो डॉक्टर्स इससे अफेक्ट हुए हैं, उस पर मैं बात करती हूँ। वैक्सीन के हवाले से अब एक बड़ा लोगों के अंदर हो गया है कि जी कोई फक्र की बात नहीं है, अगले 1 महीने के अंदर अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर अंदर वैक्सीन आ जाएगी, हम सबको लग जाएगी, हम सब में कुछ भी नहीं होगा, एहतियात करना कोई जरूरी नहीं है। तो व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड मैम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो एक बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें एहतियात की जरूरत नहीं है। एहतियात की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और इस वक्त ये मास्क और ये एहतियाती तदाबीर ही वैक्सीन है, क्योंकि गो के हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त मैं समझ महीनों से जो है वो वैक्सीन को प्रोक्योर करने के लिए और अपनी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन हासिल करने के लिए कोशिश है और कोई इसके अंदर वो कमी नहीं छोड़ रही है। हम मुख्तलिफ तरीकों से, हम 3 मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें काफी ज्यादा पेशरफ्त भी हुई है। और वैक्सीन इंशाल्लाह ताला फर्स्ट क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि हमें पहला बैच जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगा। अगर समझने वाली ये बात है कि 22 को आवाम को एक साथ वो वैक्सीन नहीं लग सकती। ये वैक्सीन लगने का प्रोसीजर जो है ये तकरीबन 1 साल तक चल सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है।
اور اس لیے لوگوں کو جو ہے وہ ابھی احتیاطی تدابیر کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ویکسین آئے گی بھی تو ظاہر ہے کہ ہم نے پرائرٹیز رکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے یہ ویکسین جو ہے یہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو لگے گی, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسز, جو کہ اس وقت فرنٹ لائن پہ کرونا کے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو وہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہوگی. جب ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز پہلے فیز میں کور کیے جائیں گے, دوسرے فیز میں ہم اپنی سینئر پاپولیشن کو, جو ہمارے ایجڈ لوگ ہیں, ایجڈ پاپولیشن ہے, اس کو کور کریں گے, کیونکہ وہ لوگ سب سے زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں کمپلیکیشنز کے بھی, اور وہ آسانی سے ان کی امیونٹی بھی لو ہوتی ہے اور وہ کیچ کر لیتے ہیں. اور پھر تھرڈ فیز میں جا کے باری آئے گی جنرل پاپولیشن کی, تو اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے. 2021 کا آخر بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک لوگوں تک جنرل پاپولیشن تک یہ ویکسین پہنچے, تو اس وقت تک ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو بہت کلوزلی فالو کریں اور اس کو ایک اپنا قومی فریضہ سمجھ کے اس کو جو ہے کریں. کیونکہ ہمارے ہیلتھ سسٹم, جیسا کہ بھی آپ خود بھی فیکٹ فگرز بتا رہی تھیں, ہمارے ہیلتھ سسٹم اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ کہ پچھلے 7-8 مہینوں میں سمجھتی ہوں حکومت پاکستان نے بہت کیپیسٹی بڑھائی ہے, ٹیسٹنگ لیبس کی بھی بڑھائی ہے, آکسیجن بیڈ کی بھی بڑھائی ہے, وینٹیلیٹرز کی بھی بڑھائی ہے, مگر اسٹل اٹ از ناٹ سفیشینٹ. احتیاطی تدابیر کا اس وقت کوئی نعمل بدل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں, کیونکہ ہم تو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ڈیولپنگ کنٹری ہے, جو ڈیولپ کنٹریز ہے وہاں پہ ان کے ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گئے. ہم تو پھر بھی بڑا اس سے لڑ رہے ہیں اور الحمدللہ کافی حد تک ہمیں کامیابی ہے, لیکن عوام کا ساتھ چاہیے. ویکسین ابھی اویلیبل نہیں ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ آپ کو انفارمیشن دینی تھی اگر وہ جو لوگ سمجھ کے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے صارفین کہ جی ہم نے اگلے 2 سے 3 ہفتے میں 4 ہفتے میں ویکسین آ جائے گی اور پھر ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ this is the only vaccine which is available in Pakistan right now and consider it as the vaccine. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے آپ جنرل سیکریٹری ہیں اور آپ اس وقت خود کووڈ کا شکار ہیں. پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ سے بد احتیاطی ہوئی ہے, کیا آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے کوئی کووڈ پازیٹیو سے جو یہ انفیکشن یا یہ وائرس آپ میں ٹرانسفر ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا نادیہ. دیکھیے بد احتیاطی تو جان بوجھ کے نہیں ہو رہی تھی ہماری طرف سے, اور جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنا پروفیشنل کمٹمنٹس جو ان کی ہے وہ فلفل کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ میں فیبرری مارچ سے مستقل کلینک سب میں, چونکہ ENT سرجن ہوں تو میں جتنے بھی ENT کے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت قریب سے مریض دیکھتے ہیں, اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو بیماری لگ سکتی ہے. تمام لوگ کوشش تو کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے. ہمارے 6 ENT کے ڈاکٹر اس وقت پاکستان میں انتقال کر چکے ہیں, اور ٹوٹل جو فیگر آپ نے بتائی ہے نادیہ NCOC والی, میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کل ہی اپ ڈیٹ پوری تصویروں کے ساتھ اور ان کی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ان کے ہاسپٹل کے ساتھ میں نے شائع کی ہے کل ایک پریس ریلیز, اور جس میں 128 ڈاکٹرز پاکستان میں انتقال کر گئے ہیں, جس میں سے 1 میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, اور 27 پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں جس میں نرسز ہیں اور میل نرسز اور ٹیکنیشین, اس طرح کے لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی فکر ہے. آپ کے توسط سے تمام ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ احتیاط کر رہے ہیں وہ بھی اس میں اس کی گرفت میں آ رہے ہیں کورونا کے, اور جو لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں وہ زیادہ ایکسپوجر ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صرف اور صرف احتیاط ہے, اور ہمارا نعرہ بھی یہی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اور جہاں تک آپ نے ویکسین کی بات کی ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بار بار کہہ رہی ہے کہ خدارا ویکسین کا انتظار ابھی نہ کریں. ویکسین کے آتے آتے تک ایسا نہ ہو کہ آپ وقت سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو جائے. آپ کے پاس جو ویکسین ابھی موجود ہے آپ اس کو تو استعمال کر لیں, اور وہ ویکسین ہے ماسک, کہ وہ آپ کے ساتھ رہے. جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو وہ ویکسین لگا کے ناک پہ کور کر کے رکھیں, اس کو گلے کے اندر نہ ڈالیں یا
चिन के नीचे ना फंसा के रखें, वो उसका फायदा नहीं है। ये बीमारी आंख, नाक और मुंह के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकती है। लिहाजा मैं तो यकीनन मुझे कोई ना कोई लगा गया है और मुझे फौरी तौर पे पता लग गया है। और ये भी मैं बताता चलूं कि जिन लोगों को आजकल सर्दियों में जो सेकंड वेव्स आई है और जो नुकसान हो रहा है, और ये बात मैंने 1 महीने पहले कहा था कि सर्दी और गर्मी से कोरोना वायरस का कोई ताल्लुक नहीं है कि सर्दी में ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सर्दियों में ईएनटी की बीमारियां, चेस्ट की बीमारियां, लंग्स की, फेफड़े की बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कोरोना उस पर अटैक करता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हम लोग डिनाइल में बहुत रहते हैं। जैसे मुझे जब पता चला कि मेरी तबीयत ऐसी हो रही है, तो मैंने फौरी तौर पे अपना काम छोड़ के, और जिस कमरे में मैं सैटरडे नाइट से हूँ उसी कमरे में हूँ, मैं बाहर भी नहीं निकला हूँ। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ अपनी, बाकी अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी कैसी तबीयत रहती है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं नहीं नहीं मुझे कोरोना कैसे हो सकता है, नहीं मुझे तो वो मौसम की वजह से गला खराब है, नजला जुकाम हो रहा है, मुझे तो वो मौसम चेंज हुआ है ना उसकी वजह से बुखार हो रहा है। अगर आपने पहली दफा ही ये सब सोचना है और देर कर देते हैं तो वो लोग कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं, पेचीदगियों में चले जाते हैं। और उन्हीं लोगों को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ सेकंड वेव्स के अंदर जो डेथ का रेशियो है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इवन के डॉक्टर्स भी ज्यादा इंतकाल कर रहे हैं। पिछले अभी 4 दिनों में इतवार के दिन, सिर्फ इतवार के दिन 3 डॉक्टर इंतकाल कर गए हैं, फिर मंडे को 2 डॉक्टर। तो ये तमाम, ये जो इतवार, पीर, मंगल, बुध को भी एक डॉक्टर इंतकाल कर गया। आज अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई डॉक्टर्स के इंतकाल की नहीं आई है, लेकिन ये फिगर 10 के करीब चला गया कि ये 4 दिन के अंदर 10 डॉक्टर इंतकाल कर गए। तो आपके तवज्जो से तमाम डॉक्टर हजरात को भी मैं कहता हूं कि अपनी हिफाजत करें। हुकूमत आपको पीपीई मुहैया करे चाहे ना करे, लेकिन आप खुद अपनी हिफाजत करके और मरीज को देखें। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब ये है कि मुझे अच्छा लगा ये बात सुन के जो डॉक्टर नौशीन आमिर साहबा फरमा रही थी कि जब वैक्सीन अवेलेबल होगी तो जो प्रायोरिटी होगी वो मेडिकल स्टाफ होगा, डॉक्टर्स होंगे जो फ्रंट लाइन पर हैं ऑलरेडी, उनको जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और उसके साथ साथ थ्रेट भी है। और उसके बाद फिर वो सीनियर सिटीजन। डॉक्टर नौशीन आमिर साहब, आप गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेटिव हैं डेफिनेटली आप, लेकिन उसके साथ साथ आप एक डॉक्टर भी हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो बिकॉज ऑफ दिस विंटर्स नॉर्मली ये होता है ना कि कोल्ड भी हो रहा होता है, लोगों के थ्रोट इन्फेक्शन भी हो रहा होता है, रनिंग नोज भी हो रही होती है, तो जब किसी से पूछो कहते नहीं 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 कोरोना नहीं है, सर्दी थी, वो ठंडा पानी पी लिया था, वो ठंडी चीज खा ली थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई कोरोना वरोना नहीं है, बस ये थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, मौसम का असरात है। तो वो कितने खतरनाक होते हैं या ऐसी तौर पर किस तरह से डिफरेंशिएट करें कि ये मौसमी असरात हैं या ये कोविड हो सकता है? देखिए जी, टेस्ट किए बगैर तो कोई बात हतमी तौर पे नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सिम्टम्स होते हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के बहुत सारे एटिपिकल केसेस भी हैं जिसके अंदर वो जो एक फिक्स किस्म के जो कोविड के सिम्टम्स हैं वो नहीं भी होते हैं, उसके बगैर भी। रिसेंटली मैं जैसे एक तो पेशेंट्स को जानती हूँ जिनको बुखार नहीं हुआ मगर सिवियर बॉडी एक से टेस्ट कराने के ऊपर पता चला कि वो कोविड है। तो इसी तरह एटिपिकल सिम्टम्स भी हो रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो चीज भी हो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। कम से कम ये कि अगर सिम्टम्स अगर ज्यादा नहीं है और आप समझते हैं कि घर की मेडिसिन से हम लोग वक्ती तौर पे सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो आइसोलेशन में जरूर अपने आप को रखें, बाकी घर वालों को अपने से बचाएं, अपने ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं उसको मॉनिटर करें और जो रूटीन की दवाइयां हैं वो जरूर लेते रहें। और जैसे ही थोड़ा सा भी उनको लगता है कि उनकी बीमारी बढ़ रही है या सिम्टम बढ़ रहा है तो वो फौरी तौर पे जो है मेडिकल एडवाइस सीख करें, मगर आइसोलेशन में जरूर अपने आप को रखें ताकि वो मजीद अपने घर वालों को या अपने। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर आप ये समझ भी रहे हैं और आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि ये दिस इज नॉट कोविड, दिस इज समथिंग लाइक फ्लू, कोल्ड, एनीथिंग, तो एटलीस्ट अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लें, दूसरों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट ना बने, रिस्क ना बने। लेकिन साथ ही डॉक्टर साहबा, वो कौन सा सिम्टम है कि अगर आपको लगे कि ये सिम्टम भी आपको फील हो रहा है तो फिर यू शुड गो फॉर द कोविड टेस्ट फर्स्ट, अदरवाइज एकदम से तो सारे लोग नहीं कोविड टेस्ट कराएंगे। जी देखिए, अगर सांस लेने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत या तकलीफ महसूस हो तो मैं समझती हूँ बिल्कुल
और अगर आपका ज्यादा परसिस्ट कर जाता है और फीवर को नीचे की नहीं आ रहा तो तब भी आपको जो है आसानी हो तो मैं समझती हूँ कि खांसी बुखार या ये बॉडी में से कोई भी सिम्टम हो तो और अगर आपकी कोई हिस्ट्री भी हो कि आप किसी पब्लिक गैदरिंग में गए हैं या आप किसी कोरोना पेशेंट के साथ आपकी मुलाकात हुई है और बाद में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव आ गया, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री हो तो तब भी आपको फौरी तौर पे कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कैसर सिराज साहब, मैं भी सेम यही क्वेश्चन मैं आपसे भी करना चाहूंगी, क्योंकि आपको वो कौन सा आपको सिम्टम हुआ जिसने आपको क्लिक किया या अलर्ट किया कि यू शुड गो फॉर कोविड टेस्ट, और आप रिकमेंडेशन आपकी एडवाइस होगी कि अगर जरा से भी आपको इस तरफ आपको फील हो तो फिर आप अपना कोविड टेस्ट करा लें? देखिए, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे कि जैसे नौशीन साहिबा बिल्कुल सही कह रही है कि बेसिक जो थोड़ा बहुत मौसम के असरात होते हैं लोगों में, नज़ला जुकाम, गला खराब हो गया या हल्का फुल्का बुखार हो गया, लेकिन अगर किसी को एक दिन से ज्यादा उसको बुखार है, सर्दी लग रही है, खांसी हल्की फुल्की हो रही है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, खासकर जैसे मुझे हुआ बहुत टिपिकल कि मेरे बैकएक मुझे शदीद था, मुझे सर का दर्द था, सर्वाइकल का पेन था और मेरे जबड़े में दर्द हो रहा था। जबड़े में ना मुझे कोई चोट लगी ना कुछ लगी, मुझे जबड़े में और सुप्रा ऑरिकुलर क्या कहेंगे, कान के ऊपर का हिस्सा था, उस जगह पे जो है वो दर्द कभी कभार एक झटके से होता था। तो एक बहुत ही यूनिक टाइप का सिम्टम था। तो किसी को भी एक अजीब सा सिम्टम लगे तो खुदारा ये ना करें कि नहीं मैं जो हूँ मैं तो इसकी वजह से हूँ, फलां की वजह से हूँ। आपने फौरी तौर पे टेस्ट जरूर करा लें। और टेस्ट के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट होगी नौशीन साहबा से, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है। एक इतना मुश्किल होता है लोगों को जाना और कराना। हम जैसे लोगों को तो खैर लोग जानते हैं, आ गए कर लिया। मैं डॉक्टर था, मैं एज ए ENT सर्जन मैं रोजाना कोविड के मरीज देखता रहता हूं, तो मुझे पता था कि क्या होने जा रहा है। तो मेरा पॉजिटिव ही आना था और वह पॉजिटिव आया। लेकिन एक आम आदमी है जिसको मैं कहता हूं, किसी के ड्राइवर को, किसी मासी को, किसी को, तो वो कहते हैं साहब वहां कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, वहां तो लाइन लगी हुई। फिर जब वहां पहुंचते हैं तो एक अजीब सी बात ये होती है कि उनसे कहते नहीं आपको कराने की जरूरत नहीं, आप जाओ गोली खाओ जाके। वो नहीं करते हैं टेस्ट। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हुकूमत प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं उसको भी ऑन बोर्ड ले ले टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से, वो अगर बढ़ा लिया जाए तो एक बहुत अच्छा इनको फैसिलिटी मिल सकती है। इनको फैसिलिटेट करें ऐसे लोगों को जो कि टेस्ट कराने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उसमें इतने हैसल है, इतनी परेशानी है, फिर जो मिथ है लोगों को कि भाई मैं जाऊंगा तो वहां अगर मेरा पॉजिटिव आ गया तो लोग जो है वो उसको मुझे वहां रोक लेंगे। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हमें, हालांकि हमने भी बड़ी बार बार मीडिया पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर हुकूमत के सतह पे जैसे नौशीन साहिबा है ये बताएं कि भाई आप फ्री होके जाएं, कोई आपको रोकेगा नहीं, अस्पताल में तो वैसे ही जगह नहीं है, आपको क्यों रोकेंगे हम। लेकिन आपका एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा, टेस्ट जरूर कराएं ताकि मालूम हो सके कि आप 2 दिन से बुखार में है तो क्या वजह है, आपको खांसी भी हो रही है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, खुदारा आपके तवज्जुह से मैं तमाम आपके व्यूअर्स को, तमाम आपके देखने वाले जो आपके प्रोग्राम देख रहे हैं नादिया, उनसे कहता हूं, मैंने इतने लोगों को जानता हूं पंजाब में भी, इधर कराची में भी और जगहों पे, कि लोगों को जब बिल्कुल उनकी सैचुरेशन ना, अपने घर में उन्होंने कोई ऑक्सीमीटर रखा हुआ है, पल्स ऑक्सीमीटर, ना कोई थर्मामीटर रखा हुआ है, बस सारा इलाज वो हवाइयों में हो रहा है, किसी डॉक्टर को ले आए हैं। लेकिन खुदारा आपको अगर सांस की जरा सा भी प्रॉब्लम होती है या खांसी अनकंट्रोल है, रुक नहीं रही है, तो खुदारा घर पे इलाज ना कराएं। खुदा के वास्ते ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अस्पताल मत लेके जाना। अगर आप जाओगे तो वहां डॉक्टर जो है आपको कोरोना का इंजेक्शन लगा के कोरोना में मार देंगे। ये सब फजूल बात है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तरह से मर रहे हैं, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत है, बहसत मुसलमान की मैं समझता हूँ कि ये खुदकशी है और खुदकशी इस्लाम में हराम है। डॉक्टर साहब, ये खुदकुशी भी है, और अगर आप किसी और दूसरे को इससे इन्फेक्ट करने का मोजिब बन रहे हैं, वजह बन रहे हैं, तो वो कत्ल भी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और मैं समझता हूं कि ये इसको बिल्कुल हवा ना बनाया जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ बहुत है। मैं
5-6 दिनों में बहुत तकलीफ में रहा हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप सब कुछ करें तो बहुत सारे मेरे डॉक्टर हजरात भी निकल गए हैं। मैंने देखा है कि 80 साल के लोग भी, 70-80 साल के लोग भी, जिन्होंने बीमार होने के बाद डे 1 से प्रॉपर आइसोलेट किया, प्रॉपर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई, पानी पिया, सब, तो वो सब सेफ रहे, सेफ होके वापस आ गए। हाँ, उन लोगों को फिर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग डिनाइल में रहते हैं कि नहीं, 4-5 दिन उन्होंने इस बात पे निकाल दिया और घूमते भी रहे, सबको लगाया भी उन्होंने, ऐसा और है, ऐसा हो रहा है, सराउंडिंग में ऐसा हो रहा है, अपनी जान को भी वो खतरे में डाला। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ डॉक्टर कैसर सजाद साहब। आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की, और जाहिर सी बात है इस पूरे अरसे आपने कोई ब्रेक नहीं लिया, और शायद यही वजह है कि आज आप खुद कोविड-19 का शिकार हैं, और अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत अता करे और लंबी उम्र अता करे। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, एक लास्ट आपसे कमेंट कहूंगी, जो ये बात कर रहे हैं, ये जो हवा वाली बात की है ना, कि लोगों ने एक हवा बनाया हुआ होता है कि जी अगर किसी को पता चल गया, अच्छा लोग बताते भी नहीं है, अगर वो पता नहीं वो क्या शर्म महसूस करते हैं, क्या उनको एक टैबू है कि बताना नहीं है, जैसे खुदा ना करे पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी है, आप ये सोचे कि वो आप दूसरे को लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बताना नहीं है कि आपको कोविड है या आपको लग रहा है ऐसा कुछ, तो वो कैसे खत्म करेंगे, वो डर लोगों के अंदर से कैसे निकालेंगे कि जी ये भी एक बीमारी और ट्रीटेबल है? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि लोग इस चीज से घबराते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा मुआशरा भी ऐसा ही है कि अगर पता चलता है कि किसी को कोविड है तो लोग उससे फासला इख्तियार कर लेते हैं, लोग घबराते हैं, लोग उस घर को एक टैबू समझने लग जाते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। कोविड को फौरी तौर के ऊपर जो है मैं समझती हूँ रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नाली में आप बहुत से ऐसे लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे जो कि आपके शायद अपने प्यारे हों और आपके अपने अजीज हों, और आपकी इम्यूनिटी तो शायद इतनी अच्छी हो कि आप उसमें से कुछ दिनों में निकल आए, मगर किसी ऐसे को आप इन्फेक्ट कर सकते हैं जिसकी इम्यूनिटी लो और वो कॉम्प्लिकेशंस में चला जाए। लेबोरेटरीज की बात हो रही थी, तो उससे मैं ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में 150 से ज्यादा लेबोरेटरीज जो हैं वो डायग्नोसिस के लिए काम कर रही हैं, और उसमें बहुत सारी प्राइवेट लेबोरेटरीज भी हैं, और उनमें कुछ के साथ गवर्नमेंट ने बात की हुई है कि वो हमें कंसेशनल रेट के ऊपर जो है लोगों को ये टेस्ट करके देंगे। और जहाँ तक गवर्नमेंट की अपनी लेबोरेटरीज का है, वहाँ पर वो अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स में उनके काउंटर्स बने हुए हैं, इस्लामाबाद में NIH में ये टेस्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए बल्कि जब किसी पेशेंट का पता चलता है और वो हमारे पास डाटा आ जाता है, तो यहाँ से टीम्स इवन पंजाब में उनके नेबरहुड में या उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स के लिए भी वो खुद जाके उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं। तो इस वक्त हुकूमत अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रही है कि हम इसको लिमिट कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, डॉक्टर कैसर सजाद साहब हमसे बात करने का। और डॉक्टर नौशीन हामिद ने कैटेगोरिकली बता दिया है कि वैक्सीन फिलहाल आपके पास सिर्फ ये है जो आपका मास्क है, और जो दूसरी वैक्सीन है वो उसमें 1 साल लग सकता है जब तक वो आवाम के लिए दस्तयाब हो। अखराजात के हवाले से हम बात कर चुके हैं। 128 डॉक्टर से पाकिस्तान में जान से हाथ धो बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज करते हुए। उनका कोई कसूर नहीं था, कसूर आपका था, भुगता उन्होंने। मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी तो हमारे साथ डॉक्टर जफर मिर्जा साहब मौजूद होंगे, जो कि साबिक माबिन खुसूसी सेहत भी रहे हैं, जो कोविड-19 की फर्स्ट जो वेव थी और जिस तरह से उनकी सर्विसेज रही और जिस तरह से उन्होंने तमाम चीज़ों को हैंडल किया, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा और अब आगे आने वाले दिनों में वो क्या देखते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो उनसे जानते हैं। This is the report where we are highlighting the phenomenon of torture in Kashmir, right? Which has not been noticed internationally, like in Abu Ghraib or like Guantanamo Bay. So in this torture, phenomenon of torture here, where we have tens of thousands of the torture survivors here and a lot of them have died.
तस तुलास निवास बो आर्मी सेंटर तस कोर टॉर्चर तो इस कलम सेंटर रूलर तुलान तो कर रूलर मे पे उंजी चोर तड़े जंग दोनों पे कट अगर मे यूत जुलम आव कर पत कोर ये गवर्नमेंट कह इंसाफ या कह चीज या कह हिसाब मेस अयाल जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले से हम आपको यही बता रहे थे कि जो वैक्सीन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी मैक्सिमम डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ने हमसे शेयर की, और जो कोविड-19 की दूसरी लहर और वो कितनी खतरनाक, उसमें डॉक्टर्स किस तरह से मुतासर हुए हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमें बता रहे थे, जो खुद इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और खुद इस वक्त कोविड-19 का शिकार है। कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव थी उसको जिस तरह से डील किया गया और जिस कामयाबी के साथ डील किया गया, उसका क्रेडिट जिन शख्सियात को जाता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ साथ उनमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का भी नाम हमारे सामने आता है, जो कि मावने ख़ुसूसी सेहत रहे। हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने कहा आप चले गए, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव आ गई आप, लेकिन फिर भी आप उसके बावजूद इसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आई एम डैम श्योर। तो मुझे सर ये बताएं कि आप क्या डिफरेंस क्या देख रहे हैं? जो फर्स्ट वेव थी वो ज्यादा एग्रेसिव थी, दूसरी ज्यादा है, लीथल ज्यादा है, डिफरेंस क्या है? जी देखें, जो सेकंड वेव है में एक तो हमें जो लगता है वो ये है कि क्योंकि बहुत सारे दूसरे ममालिक के नरगे में तो केसेस और डेथ जो है ज्यादा हो रही है, लिहाजा कोई पता नहीं कि में जो है तो हमें उतनी सफर करना। इसी तरह सेकंड वेव भी जो है वो पाकिस्तान में शायद उतनी खतरनाक ना हो जितनी दूसरे मुल्कों में है, लेकिन बात होगी। अब जो नंबर है हमारे केसेस और जो डेथ हो रही हैं, और खास तौर पे जो नंबर ऑफ पीपल ऑन वेंटिलेटर्स जो इंक्रीज हो रहा है, मुझे उससे बड़ी तशवीश हो रही है, क्योंकि वेंटिलेटर्स पे जब लोग जाते हैं तो उसमें से 80-90% जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो हमारे 300 से कर चुके हैं। डेथ्स भी बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है वो सिग्नल्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे फ्रीजिंग हो रही थी आई गेस, बट नो इशू। मुझे जो आपसे डिटेल्स लेनी है वो मैं आपसे जानने की कोशिश यही करी थी कि जो सेकंड वेव है ये एक्सपेक्टेड थी, और आप थोड़ा सा अगर इसको रिपीट कर सके कि क्या डिफरेंस है फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में? वो ज्यादा खतरनाक थी, ये ज्यादा खतरनाक है? ठीक। अच्छा जी, बात ये जी कि सेकंड वेव जिन जिन मुल्कों में आई है वहाँ पे रिकॉर्ड केसेस आए हैं और रिकॉर्ड डेथ्स हो रही हैं, तो जाहिर है कि चूंकि ये ग्लोबल पैंडेमिक है, आलमी सतह पे ये वबा फैली हुई है, तो जाहिर है कि हम उसी से तखमीना लगाएंगे। पाकिस्तान में भी इसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि जो सेकंड वेव है वो पहली की निस्बत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जिस तेज़ रफ्तारी से हमारे केसेस और अमवात बढ़ रही हैं और वो लोग जो वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं उनकी तादाद इस तरीके से बढ़ रही है, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान में सेकंड वेव जो है वो हमारी अपनी पहली वेव की निस्बत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? एक वजह तो इसकी ये है कि मौसम सरमा है पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो उसकी वजह से भी वायरस की सर्कुलेशन ज़्यादा है। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वायरस की म्यूटेशन हो गई पाकिस्तान में। खासतौर पे इसके अलावा जो हरकत हैं वो ये हैं कि हमारे अंदर वो एफिशिएंसी नहीं है इस दफ़ा, वो कंसेंसस नहीं है इस दफ़ा कि जो हमने पहली वेव के दौरान देखा था। ओके, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं
मेरा चूंकि ये पॉलिटिकल शो नहीं है तो मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन से भी इज्तनाब करूंगी और पॉलिटिकल किसी पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाह रही, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक पटिशन उसमें दायर की गई थी कि इज्तिमात पे पाबंदी लगाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो हम इसमें मदाखलत क्यों करें, क्योंकि अदालती हुक्म पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अब जितने भी जलसे जुलूस हो रहे हैं या जितने भी इज्तिमात हो रहे हैं वो कितना इस फैलाव का सबब बन रहे हैं या आने वाले वक्तों में बन सकते हैं, जिसके भी हो रहे हों? रेसिपी टू डिजास्टर है जी। मैं समझता हूँ कि जितने भी इज्तिमात ऐसे हों, किसी नौयत के भी हों, चाहे वो मजहबी नौयत के हों, सियासी नौयत के हों, खेल के हवाले से हों, जितने भी मैस गैदरिंग्स हैं जिसमें कि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं, वो वहाँ से वबा बहुत तेज़ी के साथ फैल सकती है। और आप देखें, कुछ बगैर नाम लिए मैं आपको बताऊं कि कुछ लीडर्स हैं जिनको भी खुद कोविड हो गया है इसी वजह से। और अफसोस की बात यह है कि वो लीडर जो हैं बावजूद इसके कि वो उनको खुद हो गया है, और मैं दुआ हूँ उनके लिए कि वो अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो खुद तो आइसोलेशन में है, लेकिन लोगों को तरगीब दे रहे हैं अपनी कि वो आए इन जलसों के अंदर, और वो उनसे खिताब भी करना चाहते हैं खुद आइसोलेशन में रह के। मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। सही बात है सर। अब हुकूमत हिकमत अमली, क्योंकि साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जो पार्लिमान है वो अपनी स्ट्रेटजी से इन चीज़ों को डील करे, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। आपकी कोई तजवीज़, कोई रिकमेंडेशन? देखें जी, अदालत ने जो कहा है मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन बात यही है कि पिछली दफ़ा जब हमने इस पे काबू पाया था तो उसमें तमाम तर अदारे, हुकूमत, तमाम सब ने मिल के अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी, तो तभी इसके ऊपर काबू पाया जा सका था। और अब जो है वो मैं ये चीज़ नहीं देखा। फ्रैगमेंटेशन है और कुछ कॉम्प्लिसेंसी है। लोग ये समझ बैठे हैं कि शायद अब ये क्योंकि पहली दफ़ा काबू हो गया था तो अब ये ख़त्म हो गया है, या ये बहुत इसी तरह आहिस्ता थोड़े अरसे के बाद ये चला जाएगा। तो वो मतलब जो था ना कि पहले कंसर्न एक माशरे की सतह पे, मैं अदालत जजेस की इन रिमार्क से एग्री करता हूँ कि सोसाइटी एज ए होल जो है उसको जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव अदारा है लोगों का। तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनको अपने अपने इलाकों में जाके इसके ऊपर काम करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से भी उनका ताल्लुक हो। तो मुझे इस दफ़ा जो है ना कि वो एक जिसे कहते हैं ना कौमी यकजहती, उसका फुकदान नज़र आ रहा है सियासी वजूहात की बुनियाद पे, जो कि पिछली दफ़ा नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें अगर मिल गई तो ये सेकंड वेव जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। कुछ इसके अंदर जो वजूहात हैं वो तो नेचुरल होंगी और कुछ हमारी अपनी बनाई हुई होंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इसकी वजूहात क्या है? हमने ये देखा था कि पहली दफ़ा जब फर्स्ट वेव थी कोविड की, उसमें फिर भी लोगों ने चाहे देर से ही सही लेकिन उसको सीरियस लिया था। हुकूमती सतह पर भी मुस्तकिल ब्रीफिंग्स हो रही थी, मीडिया टॉक्स हो रही थी, SOPs सिंध गवर्नमेंट का बड़ा उन्होंने भी अपना बहरहाल वो जो भी SOPs उन्होंने फॉलो कराने की कोशिश की, बाजार बंद हुए, लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन इस दफा लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। उसकी वजह आपके नजर में क्या है? देखें जी, एक तो उसकी मैं फ्रैंकली आपको बताऊं कि एक वजह यही है कि पिछली दफ़ा हमारी टॉप लीडरशिप जो थी वो बहुत ज़्यादा इंगेज हो गई थी। हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर करते थे, ब्रीफिंग देते थे, सारे अपने मिनिस्टर्स को साथ बैठाते थे, तो एक बड़ा कांस्टेंट मैसेज जा रहा था लोगों को। इस दफ़ा हमें वो यानी उस तरह की हरकत नज़र नहीं आ रही। दूसरी एक ये भी वजह है कि थोड़ी फटीग भी हो जाती है। एक ही प्रॉब्लम को जब आप बार बार लोगों को बताते रहते हैं तो उससे एक फटीग भी आ जाती है। फिर तीसरी वजह जाहिर है कि लोगों के कारोबार, लोगों के रोजगार बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, तो वो भी
وہ بھی جو ہے اس سے تنگ آ گئے ہیں. تو اچھا پھر ایک اور وجہ میں آپ کو بتاؤں میڈیا کے حوالے سے. میڈیا نے خود اپنے طور پہ پچھلی دفعہ بہت زیادہ مثبت رول پلے کیا تھا کہ جس کے ذریعے انہوں نے رسک کمیونیکیشن جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ کی تھی اپنے طور پہ. حکومتی سطح پہ تو ہوئی ہی لیکن مختلف میڈیا ہاؤسز نے بہت زیادہ, پی ٹی وی نے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا. اس دفعہ وہ اس میں بھی مجھے کمی نظر آ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کا جو پھر مجموعی اثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کا کنسرن سوسائٹی کے اندر نظر نہیں آتا. اور لوگ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ اس میں کرونا ہے ہی نہیں, اور اب چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت زیادہ اس طرح یعنی نسبتاً, ویسے تو وہ کر رہے ہیں بہت کچھ, لیکن نسبتاً چونکہ کم ہے تو لوگ بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے چیزیں کرنے کی. صحیح بات ہے. اچھا سر ایک اور یہ بتائیں کہ جو چینجڈ ویدر ہے, مطلب اس وقت سردیاں ختم ہو رہی تھیں اور ہم گرمیوں کی طرف بڑھ رہے تھے, گرم موسم کی طرف, اور اب صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہم سرد موسم کی طرف گریجولی بڑھ رہے ہیں. یہ جو چینج ویدر ہے اس کا کتنا عمل دخل ہے, اگر یہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں, اور میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے جو ونٹرز ہے؟ ونٹرز میں بھی دیکھیں سمجھنے کی بات نہیں ہے, اس کے لیے پروف چاہیے, اور پروف ہے کہ سردیوں کے موسم میں جو ہمارے سانس کی تکلیفیں ہیں یا جو انفیکشنز ہیں, ریسپیریٹری پرابلمس ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. لوگوں کو فلو زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کو دیگر جو سانس کی تکلیفیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کووڈ-19 وائرس جو ہے ونٹر کے دوران زیادہ لوگوں کو متاثر کرے گا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ اس کے بارے میں بڑی آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے ممالک سے ایویڈنس جو آ رہا ہے وہ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے. تو لہٰذا یقیناً ونٹر بھی ایک رول پلے کر رہے ہیں, موسم سرما بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے اس میں. اوکے سر, ایک چیز اور وہ یہ کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں صاحب ان کی جتنی بھی کیپیسٹی ہو انہوں نے بڑی انہینس بھی کی, جب آپ بھی تھے اور دیکھ رہے تھے کہ بڑی انہینس کی, اور ایک ہاسپٹل بھی اسلام آباد میں ہوا, ساری چیزیں ہوئیں, بٹ اسٹل بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں ان کا ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو گیا. تو وی ٹرائیڈ آر بیسٹ. ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ 70 to 75% جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, یہ جو وینس ہیں, یہ بیڈز ہیں, وہ آکیوپائڈ ہیں. دوسری طرف جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے پرائز کو یا اس کے جو چارجز ہیں, اس کی جو فی ہے, اس کی جو ٹریٹمنٹ کاسٹ آتی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا آپ لوگوں نے اقدامات کیے تھے؟ کیونکہ وہ تو ایک عام آدمی کی پہنچ سے کہیں زیادہ باہر ہو جاتا ہے. مطلب they charge in sometimes in like million as well. بہت آپ نے اہم بات کی ہے جی, اور میرا تب بھی اور اب بھی یہی خیال ہے کہ ہیلتھ ایمرجنسی کے دوران گورنمنٹ کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر کو ایکسیسیبل بھی کرے لوگوں کے لیے اور اسے افورڈیبل بھی کرے. اب اگر پاکستان میں پبلک سیکٹر تمام لوگوں کو کیٹر نہیں کر سکتا تو پرائیویٹ سیکٹر کو اس طریقے سے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کی دسترس میں رہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ریزسٹنس بہت زیادہ آتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے. لاسٹ ٹائم پنجاب میں خاص طور پہ ایک بڑی اچھی بات ہوئی تھی کہ ایک تو انہوں نے جو ٹیسٹ کے ریٹس ہیں ان کو کیپ کیا تھا, آئی سی ٹی میں بھی ہم نے کیا تھا, اور دوسرے انہوں نے جو ہمیں پتہ لگا تھا کہ بعض ہاسپٹل 10-10 لاکھ روپے ایڈوانس لوگوں سے مانگ رہے تھے بیڈ کے لیے. تو ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے لاہور میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کی بکس کو چیک کرنے کے بعد اسپتالوں کی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی کووڈ-19 سے پہلے جو آپ کے ریٹس تھے نا ان ریٹ سے زیادہ آپ چارج نہیں کر سکیں گے. ریگولیشن بنا دی تھی اور اس کی مانیٹرنگ شروع کر دی تھی. اسی طرح کے کچھ اقدامات جو ہیں وہ آپ کرنے چاہیے, یا کیپنگ کرنی چاہیے کہ پر بیڈ جو ہے اس سے زیادہ کوئی چارج نہیں کرے گا, یا اس کو ایک جو کووڈ سے پہلے کا جو لیولز تھے ان کے اوپر لے جانا چاہیے. تو اس کی لیکن ضرورت بہت زیادہ ہے. پاکستان میں ہیلتھ کیئر جو ہے وہ پبلک سیکٹر 30% سے زیادہ پرووائڈ نہیں کرتا لوگوں کو. 70% جو ہیلتھ کیئر ہے, چاہے وہ روٹین کی ہیلتھ کیئر ہے چاہے وہ ایمرجنسی کے دوران ہے, وہ 70% تقریباً پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے. تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو
بالکل فری ہینڈ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ لوگوں کی صحت اور جان کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کچھ ایسی ریگولیشن بنانی پڑتی ہیں اور ان کو آن بورڈ کر کے پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر کو آن بورڈ کر کے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کی مانیٹرنگ اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں ریگولیشن بن تو جاتے ہیں لیکن اگر ان کی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے تو پھر بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا. سر لاسٹ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو کوئی ایسا میسج اگر آپ دینا چاہیں عوام کے لیے، کیونکہ اب آخری جو ہماری ایک کوشش ہے وہ صرف یہی ہے کہ اب سیاستدانوں کو نہیں بلکہ عوام کو صرف ایجوکیٹ کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. اگر آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کی فیملی ممبر ہوتا ہے، وہ اس سے ہوتا ہے، تو صرف اس میں نقصان آپ کا ہی ہے. تو عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے سر آپ کا کوئی میسج؟ جی میں تھینک یو ویری مچ. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مرض ہے، یہ جو وبا ہے، اس کی پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور یہ تبھی روکا جا سکتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری، ہر خاندان اپنی اپنی ذمہ داری اور ہر ادارہ اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اسے پورا کرے. اب وہ ذمہ داریاں ہیں کیا؟ وہ بہت سادہ قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر کر لیا جائے تو ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماسک پہنیں. ہر شخص کو ماسک پہننا چاہیے جب بھی وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو یا کسی وہ میٹنگ میں بیٹھا ہو یا پھر ویسے بازار میں دکان پہ جائے، مسجد میں جائے، پبلک ٹرانسپورٹ میں ہو تو ماسک پہنیں اور ماسک صحیح طریقے سے پہنیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ماسک پہننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے سوشل ڈسٹینس نہ کریں کیونکہ ماسک پہن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہو گئے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اب وہ گھل مل سکتے ہیں. یہ بالکل غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. ماسک بھی پہنیں اور مناسب فاصلہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ قائم کریں تو ان دونوں چیزوں کا جو اجتماعی وہ جو مجموعی جو اثر ہے وہ بہت مثبت ہوگا. اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں کیونکہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے چہرے کو چھوتے رہتے ہیں اور اگر ہماری انگلیوں پہ کوئی جراثیم لگے ہوں تو وہ ہمارے ناک اور منہ کی وجہ کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے یا صابن سے مضبوطی کے ساتھ، یعنی مضبوطی نہیں یعنی بہت توجہ کے ساتھ کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہم سے بات کرنے کا، خصوصی ٹائم ہمارے لیے نکالنے کا. مختصراً یہ کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں. آج کا پروگرام جو مکمل طور پر ترتیب دیا گیا وہ کوئی ٹوٹلی پیورلی نان پولیٹیکل اور صرف اس لیے کہ اب عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور عوام کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی حفاظت اور اپنے خاندان کی حفاظت. یہ تمام وہ معاشرتی پہلو ہے لیکن ہر چیز کا ہم بینگ اے مسلم اسلامی پہلو، شرعی پہلو، ہماری اپنی ذمہ داریاں وہ ہمیں کیا کہتی ہیں. اور جس طرح سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ احتیاط نہیں کر رہے تو یہ خودکشی ہو سکتی ہے اور اگر آپ موجب بن رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو یہ ہو جاتا ہے، انفیکٹ ہوتا ہے، تو پھر یہ قتل کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. لیکن کیا ہے بات، ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ریلیجیس اسکالر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ میں جب کووڈ-19 میں بات کرتی ہوں تو بہت سے لوگ، ایون تو ڈاکٹرز بھی، اسلامک اسکالرز اپنی جگہ، ڈاکٹرز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور آپ اپنی کیئر نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس کے بعد آپ کووڈ پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے. آپ کی وجہ سے اگر کسی کو ہو رہا ہے اور آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو یہ قتل کے زمرے میں بھی آتا ہے. یور ٹیک میم. میں تو بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ پہلے تدبیر کرو پھر تقدیر پر بھروسہ کرو. تو تدبیر یہی ہے کہ ہمیں جو بھی ڈاکٹر کہہ رہا ہے، جو بھی ہمیں اولی الامر یعنی حکومت جو ہمارے حفاظت کے لیے جو SOPs بنائے ہوئے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ خودکشی بھی ہے، قتل بھی ہے اگر لوگ ان SOPs کو فالو نہیں کرتے. لیکن سب سے بڑی ہمارے لیے
یعنی جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع بھی کریں. ہمارے لوگ نہ ڈر رہے ہیں، نہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہے، اور نہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی تدبیریں کر لیں گے تو بچ جائیں گے. اللہ نے بچانا ہے. ہم پہلے تدبیر کریں لیکن توکل اللہ تعالیٰ پر ہی کریں، اور اسی کی طرف رجوع کریں کہ بہت زیادہ جو ظلم ہے زمین پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہے، اور اس کو راضی کرنے کی اور اس کو خوش کرنے کی ہمیں اپنی تدبیر کرنی چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کی طرف واپس پلٹنا چاہیے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں 5 وقت کی نماز ہم لوگ شروع کر لیں. اس کے لیے وضو، اس کے لیے وہ سارے SOPs اور جو بھی ہمارا لائف سٹائل ہے اسلام کا، وہ بہت زیادہ ان چیزوں کو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان SOPs کو فالو کریں. سوشل ڈسٹینسنگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، عورتوں کو کہا ہے تم الگ رہو، تم مردوں کے ساتھ بہت زیادہ مکس اپ نہ ہو. ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ہاتھ بار بار دھو، تو وضو کے ذریعے سے ہم بار بار ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہم اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، ہم اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. تو ہمیں ضرور نماز کی طرف سب لوگوں کو راغب کرنا چاہیے. جو اقامت صلاۃ ہے وہ کورونا کے لیے میں کہتی ہوں بیسٹ تدبیر ہے کہ ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ سے یعنی اس کے پاس جائیں تو وضو کر کے جائیں، اور پھر اس سے معافی مانگیں، اس سے ہدایت مانگیں، اس سے مدد مانگے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری غلامی کریں گے اور اس غلامی کے لیے تجھی سے مدد مانگیں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مجھے ڈاکٹر صاحبہ وقت میرے پاس کم ہے، مجھے کوئی دعا بھی بتائیے گا کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل وقت ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے یا اس سے نجات کے لیے کوئی دعائیں بھی ہمیں ریفر کی جاتی ہیں. کہتے ہیں استغفار سب سے بڑی عبادت بھی ہے، سب سے بڑا. اور آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہم یہ استغفار سب سید الاستغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تیرے سوا کوئی ہمارا الہ نہیں ہے. سید الاستغفار آپ کو ساری کتابوں میں مل جائے گا، آپ اسے گوگل کریں آپ کو مل جائے گا. تو یہ سید الاستغفار پڑھیں اور آیت کریمہ ہم سب کو ورد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی انفرادی بھی اور اجتماعی توبہ ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اس انسانیت سے ختم کر دے اور اس زمین سے ختم کر دے. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ. مختصراً یہ پروگرام میں جانے سے جاتے کہ ویکسین کا جو لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ ضرور انتظار کیجئے، لیکن انتظار تھوڑا لمبا ہے، اور اس سے پہلے جو انتہائی سستی ترین اور بڑا ایزی ایکسیس جو آپ کی پہنچ میں جو ویکسین ہے وہ یہ ماسک ہے. اور اپنی حفاظت کریں، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، معاشرے کی حفاظت کریں، اپنے جاننے والوں کی حفاظت کریں. پروگرام سے دیجئے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.